तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाठ्यक्रम में। मैं आलोक गुप्ता आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार का डिस्ट्रिक्ट कार्यालय परिचारिका मेंस एग्जाम के लिए पॉलिटी का बेस्ट 300 क्वेश्चन। लेकिन ये 300 क्वेश्चन जो है हम लोग एक साथ एक क्लास में ख़त्म नहीं करने वाले हैं। इसको अलग अलग सेगमेंट में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट की तरह ख़त्म करेंगे, जिसके हर सेट में जो है हम लगभग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो आपका क्लास है लगभग 4 से 5 क्लास होगा, जिसका वीडियो आपको हर 2-3 दिन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पॉलिटी एक खुद में एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ पॉलिटी का वही पार्ट पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में फेडरलिज्म यानी संघवाद और इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय व्यवस्था पढ़ना है। सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र और राज्य के बीच के संबंध, भारत की भाषाएं, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत का सामाजिक और धार्मिक विविधता, भारत के राजनीतिक दल, भारत का पंचायती राज और राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद। ये 2 सेक्शन को हम लास्ट में स्पेशली कवर करने वाले हैं। बाकी सब मिक्स प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे नहीं। आगे बढ़ेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट इन विच आर्टिकल। तो ये आर्टिकल आपका वन में कहा गया है कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्य का एक संघ है। बल्कि आर्टिकल 2 में आपका कहा गया है कि वैसी भूमि जो भारत के क्षेत्र के अंदर पहले नहीं आती थी, लेकिन किसी कारणवश वो भारत के क्षेत्र के अंदर अब आ गई है, तो भारत सरकार उसको जो है राज्य का दर्जा देगा। तो इसमें ये कहा गया है। और आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि जैसे कोई 2 स्टेट या कोई एक स्टेट है और उससे काट के कोई नया स्टेट बनाया जाए या किसी नए स्टेट का गठन किया जाए, तो उससे भी भारत जो है अपनी भूमि का हिस्सा मानेगा। और आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इनके संदर्भ में जो है राज्यसभा की सीटें वगैरह मतलब नियम कानून को जो है वो चेंज किया जा सकता है। ये आर्टिकल 4 में है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया फेडरल सिस्टम इज मेनली बेस्ड ऑन विच कंट्री। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो मुख्य रूप से किस देश के ऊपर आधारित है? कनाडा से लिया गया है फेडरल स्ट्रक्चर। हाउ मेनी लिस्ट्स आर देयर इन द 7th शेड्यूल? 7th शेड्यूल में आपके टोटल 7 लिस्ट है, 3 लिस्ट है। हाँ, यूनियन, सेंटर, यूनियन, स्टेट और कंक्यूरेंट, ये 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में। Which list contains the subjects of the national importance? राष्ट्र महत्व की सूची जो है वो आपका यूनियन लिस्ट में है। बाकी राज्य संबंधी सूची में राज्य की इंपॉर्टेंस की गई है और कंक्लूड में दोनों के बारे में कहा गया है। रेसाइडल पावर किसके पास होता है? सेंटर के पास होता है। रेसाइडल पावर्स मतलब जैसे कि ऐसे पावर जो भविष्य में आपका आने वाला है उसके लिए। भारतीय संविधान किस प्रकार के संघवाद को जो है वो बढ़ावा देती है, प्रदान करती है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब ये हो गया कि सबके पास इक्वल पावर नहीं है। सेंटर ज्यादा मजबूत है, उससे थोड़ा सा कम मजबूत आपका स्टेट हो गया और उससे भी कम मजबूत आपका जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। इसका मतलब ये होता है वो डिस्क्राइब एज द यूनियन ऑफ स्टेट। ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। सेंटर स्टेट रिलेशंस ये आपका जो है कौन से पार्ट में आता है? तो ये आपका पार्ट जो है 11 हो गया। पार्ट 10 में आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है। पार्ट 2 में आपका ट्रेड एंड कॉमर्स टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गया। और पार्ट 13 में आपका जो है वो फाइनेंस नहीं, 12 में आपका जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट हो जाएगा। और 13 में आपका ट्रेड, कॉमर्स टेरिटरी विद इन इंडिया हो जाएगा। विच आर्टिकल डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस? देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन में 3 तरह का प्रशासन आपको होता है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। 256 में जो है उसमें जो है वो प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाई, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उनको हटाते हुए प्रेसिडेंट दिए। विच इमरजेंसी कन्वर्ट फेडरल सिस्टम इनटू यूनिटरी सिस्टम? और नेशनल इमरजेंसी अगर लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल, तभी ये काम होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। पंचायती राज जो है वो आपका कौन से कंसेप्ट पे आधारित है? सेंट्रलाइजेशन है, फेडरलिज्म है, डिसेंट्रलाइजेशन है, यूनिटरी सिस्टम है, चारों में से क्या है? तो पंचायती राज जो है वो आपका स्टेट के पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? किसी राजा का शासन, जनता का शासन, या कानून का शासन, या फिर जो है अविभाजित वर्ग का शासन? तो ये जनता का शासन होता है। वर्ड डेमोक्रेसी ड्राइव, ये वर्ड जो है आपका ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेसी, वहां से लिया गया है। विच इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरत है? तो वो आपका हो जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया में कब शुरू किया गया था? तो उसका आंसर है आपका 1950 इलेक्शन होने वाला था तब शुरू किया गया था। राइट टू वोट इन इंडियन कंसिडर्ड एज, ये आपका लीगल राइट है, संविधान में मेंशन है, इसीलिए वोट देना। और भारत में किस प्रकार का जो है वो लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो वो पार्लियामेंट्री लोकतंत्र है हमारे यहाँ। आगे बढ़ेंगे अपने 19वें क्वेश्चन। डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है, मतलब डेमोक्रेसी लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो जनता की सहमति होती है डेमोक्रेसी में। ओके, बात करें विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो भारत में चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन करवाता है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? एकरूपता, डिफरेंसेस, इक्वलिटी या समानता। देखिए, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, और विविधता जो है हमारे देश में बहुत तरीके की है, चाहे वो धार्मिक विविधता हो या फिर आपका जो है वो लिंग्विस्टिक यानी भाषाई विविधता हो, या फिर जो है वो आपका कास्टिज्म हो, कास्ट भी अलग अलग है इंडिया में। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी में किस तरह का है? जाति है, रिलीजन है, लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर आपका सब मैंने पहले ही बता दिया आपको। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये क्या दिखाता है? तो ये मजबूती, किसी भी देश की मजबूती को दिखाता है कि अगर वो डाइवर्स है लेकिन फिर भी एक रहता है तो उसकी मजबूती उस देश की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, इसको कौन ठीक करता है? तो ये हाई कोर्ट के अंदर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है, और ये जो है भारत के संविधान में 131 आर्टिकल में मेंशन है। आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड आफ्टर। फाइनेंस कमीशन का गठन हर 5 साल में एक बार किया जाता है, इसको ध्यान रखिए। सरकारिया कमीशन जो है वो आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। इसका गठन 1983 में हुआ था, और 1985 में इसने अपना रिपोर्ट दिया जिसमें इसने कहा कि गवर्नर जो है किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करने चाहिए, वो न्यूट्रल पर्सन हो, और उस स्टेट के लोकल पॉलिटिशियन का कोई संबंध नहीं हो। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद, इसका अर्थ क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या फिर कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या सेंट्रल डिक्टेटरशिप तो होगा नहीं, यूनिटरी तो है ही नहीं। तो इसका देखिए आप ये समझ लीजिए, कोऑपरेटिव की बात करिए तो कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और भारत का जो संविधान है वो कोऑपरेटिव फेडरेशन है। ये बात आपका जो है ग्रैनुअल ऑस्टिन ने कहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रैनुअल ऑस्टिन ने जो है भारत के संविधान को कोऑपरेटिव फेडरेशन बताया था, जबकि क्वासी फेडरल आपका केसी वियर ने बताया था। आगे देखिएगा, जीएसटी किस तरह का एग्जाम्पल है? क्या एक यूनिटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है, कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है? जुडिशियल रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल का तो एग्जाम्पल ये है नहीं, कोऑपरेटिव फेडरेशन का ही एग्जाम्पल बन जाता है ये। डेमोक्रेसी एंश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। लोकतंत्र में से किस चीज को सुनिश्चित करता है? जवाबदेही को, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय लोकतंत्र को किस रूप से वर्णित किया जा सकता है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक। तो ये सभी चीजें दिखाई पड़ती है हमारे डेमोक्रेसी। निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, सिर्फ धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं, यानी सेक्युलर शब्द को नहीं, इसके साथ साथ सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड को भी जोड़ा गया था, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में और भी बहुत सारी बातें जोड़ी गई थी, जैसे कि प्रेसिडेंट को जो है बिल पे एसेंट देना मैंडेटरी कर दिया गया था। उसके बाद जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा और विधानसभा का जो है टर्म 1-1 साल बढ़ाया जाएगा, और ऐसा ऐसे बहुत सारा प्रावधान था। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया, बहुत सारी इसमें जो कमियां थी उस चीज को। और 24वां संविधान संशोधन जो है 1971 में हुआ था, और इसमें यह कहा गया था कि संविधान में जो है बदलाव किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को भी, साथ साथ फंडामेंटल राइट्स को भी। 52वां संविधान संशोधन आपका एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दर बदल निधि के ऊपर जो वो है वो लागू होता है, 1981 में यह आया था, और इसमें ये मतलब जो है राजीव गांधी के टाइम पे आया था, इसको याद रखिएगा बस। फेडरलिज्म प्रिवेंट्स व्हाट। संघवाद किस चीज को रोकता है? क्या ये चुनाव को रोकता है, या फिर ये जो है वो पावर का केंद्रीकरण होने से रोकता है, लोकतंत्र को रोकता है, या जुडिशियरी को रोकता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का केंद्रीकरण होने से रोकता है। सिंगल सिटीजनशिप ये किस चीज को दिखाता है? फेडरल नेचर को दिखाता है, या फिर यूनिटरी बेस को दिखाता है, स्टेट ऑटोनॉमी या डुअल पॉलिटी को दिखाता है? तो यूनिटरी को दिखाता है कि हमारा देश एक है। लोकतंत्र में नियम से किसकी आवश्यकता होती है? पार्टिसिपेशन, साइलेंट, सप्रेशन, या फिर? तो यहाँ सहभागिता की जो है वो जरूरत होती है। इंडियन फेडरल सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड, भारतीय संघीय को कहा जाता है क्वासी फेडरल, कन्फेडरल, क्वासी फेडरल ही कहेंगे, प्योर फेडरल क्यों कहेंगे हम लोग, क्वासी फेडरल है। और मैंने बताया था केसी वियर ने भारत के संविधान को जो है वो क्वासी फेडरल कहा था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ जा भाई। लेजिस्लेटिव रिलेशंस मेंशन्ड इन विच आर्टिकल्स। लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है, जैसे मैंने बताया था कि सेंटर स्टेट के बीच में 3 तरह के संबंध होते हैं। वैधानिक संबंध जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं, प्रशासनिक संबंध जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, और फाइनेंशियल रिलेशन जिसको हम लोग वित्तीय संबंध कहते हैं। तो वैधानिक संबंध जो आपका है वो आर्टिकल 245 से 255 के बीच में आपका कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। विच सब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कंक्यूरेंट लिस्ट। कंक्यूरेंट लिस्ट में कौन सा आता है? पुलिस, डिफेंस, एडुकेशन या एग्रीकल्चर? तो इसका सही आंसर है एडुकेशन। ये आपके कंक्यूरेंट लिस्ट में आता है, और ये जो है आप इसमें सेंटर और स्टेट इस सब्जेक्ट पे दोनों ही जो है वो बिल ला सकते हैं। पुलिस आपका स्टेट में आता है, डिफेंस आपका सेंटर के यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाता है, और एग्रीकल्चर आपका जो है वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान है रिटन है या रिटन ही है, फ्लेक्सिबल, अनकोडिफाइड और ऐसा तो है नहीं। डेमोक्रेसी गिव्स इंपॉर्टेंस, लोकतंत्र किस चीज़ को महत्व देता है? क्या ये बहुमत की राय और माइनॉरिटी राइट्स? तो लोकतंत्र जो आपका है वो बहुमत की राय को ही देता है और माइनॉरिटी राइट्स को भी देता है, तो दोनों ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून जब बनाया जा रहा है तो माइनॉरिटीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता है। डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ्स विच सिस्टम, विविधता किस व्यवस्था को मजबूत करती है? लोकतंत्र को। आगे बढ़ेंगे। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन जो आपका है वो किस पार्ट में मेंशन है? तो मैंने पहले ही बताया था, सेंटर स्टेट रिलेशन जो आपका है वो पार्ट 11 में आपका है ना, पार्ट 11 होगा। हाँ, पार्ट 12 में आपका ट्रेड कॉमर्स हो जाता है, पार्ट 12 में आपका जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, 13 में आपका ट्रेड एंड रिलेशन विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और 14th में जो आपका है वो पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में कहा गया है। इंडियन फेडरेशन हैज़ विच टाइप ऑफ जुडिशरी, भारतीय संघ किस प्रकार की न्यायपालिका है? डुअल है, सिंगल है, स्टेट जुडिशरी ही है या नो जुडिशरी? जुडिशरी है तो, लेकिन हमारे देश में जो है वो आपका सिंगल जुडिशरी है, मतलब हर कोर्ट के पास जो है वो आपका सेम जो है वो सेम तरीके से ही काम करता है और सुप्रीम कोर्ट आपका सर्वोच्च हो गया उसमें। डेमोक्रेसी किस चीज़ को प्रमोट करता है? इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, एक्सप्लॉयटेशंस, सपरेशंस या फिर इक्वलिटी को प्रमोट करता है डेमोक्रेसी, और इनइक्वलिटी को क्यों ही प्रमोट करेगा फिर? फेडरल स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर को कौन जो है वो सुरक्षित करता है? तो जुडिशियरी होता है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई कल होकर डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करवाने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। डाइवर्सिटी यूनिटी लीड्स टू, डाइवर्सिटी विथआउट यूनिटी लीड्स टू, एकता के बिना विविधता जो है वो किस ओर ले जाती है? तो वो जो आपको विभाजन की ओर ले जाती है, इसको ध्यान रखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स विच आइडिया, भारत का संविधान किस विचार को समर्थन करता है? तो वो जो है डाइवर्सिटी को समर्थन करता है, एक धर्म, एक भाषा या फिर तानाशाही को समर्थन नहीं करता। फेडरलिज्म इनकरेजेस व्हाट, संघवाद जो है किस चीज को प्रोत्साहित करता है? पावर शेयरिंग को, मिलिट्री रूल को, ऑटोक्रेसी, निरंकुश कुत्ता, केंद्रीय नियंत्रण को नहीं करता है, तो सिंपली बात है पावर शेयरिंग को ही करेगा यहाँ पर। डेमोक्रेसी सर्वाइव्स विच वेस्ट इन विच टाइप ऑफ द सोसाइटी, लोकतंत्र किस प्रकार के समाज में सबसे अच्छा टिकता है? मतलब उस समाज कैसा होना चाहिए? ये होमोजेनस समाज यानी समरूप समाज होगा तब तो वहाँ जो है एक लोग के बारे में ही सिर्फ सोचना होगा, मतलब सबका एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही जाति, ऐसा वाला। तो डेमोक्रेसी वहीं आपका रह सकता है जहाँ पे विविधता हो, जहाँ विविधता नहीं है वहाँ लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे फिर जन्नत की कोई बात ही नहीं है, सब तो एक ही तरीके से चलेंगे, कहने का मतलब ये हो जाता है। फिर इसका सही आंसर जो आपका बी, डाइवर्स सोसाइटी होगा। इंडियन सोसाइटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, भारत के सोसाइटी समाज को सबसे अच्छा किस तरीके से हम वर्णित कर सकते हैं? तो वो जो है बहुलतावादी यानी प्लूरास्टिक है, यहाँ अलग अलग भाषा, धर्म, जाति के लोग हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, मतलब भारत का संविधान जो है वो कब प्रभाव में आया? प्रभाव में आया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु, मतलब एक राजनीतिक दल जो है लोगों का एक ऐसा समूह है जो आपका इलेक्शन यानी चुनाव लड़ते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, भारत में सबसे पुराना पार्टी कौन है? नो डाउट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में गठन किया गया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, ह्यूम जी के द्वारा इसका जो है वो गठन किया गया था। और भूमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के सेशन के, इसको याद रखिएगा। आईएनसी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन मैंने बता दिया आपको 1885 में किया गया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। विच बॉडी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन का ही ये काम है। इलेक्शन सिंबल्स ये भी आपका इलेक्शन कमीशन ही अलॉट करते हैं। और आगे बढ़ेंगे। इंडियन फॉलोस विच पार्टी सिस्टम, इंडिया में किस तरह का पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसलिए तो यहाँ गठबंधन का सरकार भी बनती है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ती है इसीलिए। बाकी वन पार्टी सिस्टम आपका जो है वो आप चाइना में देख सकते हैं, और टू पार्टी सिस्टम आप यूएस में देख सकते हैं। इसका सही आंसर जो है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम है। लेकिन विच कंट्री हैज टू पार्टी सिस्टम, पहले बता दिया मैंने, यूएस में है आपका टू पार्टी सिस्टम, और इंडिया में मैंने बता दिया, चाइना सब में बता ही दिया। रीजनल पार्टीज मेनली वर्क्स एट, रीजनल पार्टी जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है और वो राज्य के संबंध में, राज्य के हितों के लिए काम करती है। विच पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट सोशलिज्म, कौन सा पार्टी जो है वो समाजवाद को जो है समर्थन करता है? तो उसका सही आंसर जो आपका बन जाता है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
अपोजिशन पार्टी प्लेस विच रोल, विपक्षी दल जो है उसकी क्या भूमिका होती है? तो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, उसका यही काम है, गवर्नमेंट कुछ भी गलत कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करना। विपक्षी दल का एक ही भूमिका होता है कि गवर्नमेंट के जो भी मतलब गलती अगर वो कर रहे हैं तो उसको क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपका हो जाता है इसका आंसर। और आगे बढ़ेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज से कौन सा आर्टिकल जो है संबंध रखता है? 345 आर्टिकल जो ये कहता है कि राज्य अपना कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकता है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल 8वीं सूची जो हमारा भाषा का है उसमें टोटल कितनी भाषाओं को जो है वो रखा गया है? तो उसमें आपका टोटल 22 भाषा है। आगे बढ़ेंगे, विच अमेंडमेंट एडेड लैंग्वेजेस टू द 8th शेड्यूल, देखिए यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन 1991 इसमें हुआ था आपका, और इसमें जो है आपका मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को ऐड किया गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003, ये दोनों ही इसका ऑप्शन जो है आप याद रखिएगा। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और सैतली ये जो है आपका ऐड किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्टेट आर फ्री टू अडॉप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर, मैंने पहले बता दिया 345 कि आर्टिकल 345 सबको ये कहता है कि स्टेट अपना कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी जो है इंडिया में वो क्या दिखाता है? तो ये भारत में जो है आपका कल्चरल रिचनेस यानी सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाता है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, ये जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बस सभी धर्म को सम्मान करता है। द वर्ड सेक्युलर, सेक्युलर मैंने बताया था सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, यहाँ पे गलती से सेक्युलर ही लिखा गया, सोशलिस्ट लिखना था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में दिया गया था। विच रिलीजन हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। उसके बाद जो है जनगणना के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 2011 का जनगणना के हिसाब से कि सबसे ज्यादा हिंदू है, फिर उसके बाद आपका जो है मुस्लिम, इस्लाम धर्म के लोग हैं, फिर आपका जो है वो क्रिश्चियन, सिख धर्म के लोग हो जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। सोशल डाइवर्सिटी इंक्लूड्स 70 क्वेश्चन में आपका है कि समाज विविधता जो है वो किस चीज पर आधारित है? क्या वो जाति के ऊपर आधारित है, या फिर वो जो है आपका धर्म के ऊपर है, या फिर जो आपका है वो भाषा के ऊपर है? समाज में ये तीनों विविधता आपको दिखाई देगी, ध्यान रखिएगा। खास करके अगर हम भारत के समाज की बात करें तब तो इसमें इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, डी। कास्ट सिस्टम जो है मतलब जाति व्यवस्था जो है ये इसका संबंध किस चीज से है? तो इसका राजनीतिक विविधता से कोई संबंध नहीं है, आर्थिक और प्रशासनिक विविधता से कोई संबंध नहीं है, सामाजिक विविधता से इसका संबंध है। विच रिलीजन ओरिजिनेट इन इंडिया, इंडिया में कौन सा धर्म इसमें जो है उत्पत्ति हुआ था? जैन धर्म का उत्पत्ति, बुद्ध धर्म का उत्पत्ति सब इंडिया में हुआ था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता का अर्थ क्या होता है? क्या इसका अर्थ सांस्कृतिक संघर्ष है? संघर्ष तो है नहीं। क्या इसका आंसर जो है वो पारस्परिक म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस होगा, या फिर जो आपका है वो फोर्स्ड यूनिफॉर्मिटी, जबरन एक रूपता हो जाता है। और फिर ये इसका जो है वो सोशल डिवीजन, तो ये इसका सही है म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस ही इसका आंसर होगा। पारस्परिक अस्तित्व, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब। इंडिया इज हाउ मेनी मेजर रिलीजन, इंडिया में कितने जो है प्रमुख धर्म के लोग जो है रहते हैं? इसका सही आंसर आपको हो जाता है 7 धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, पारसी, इसको याद रखिएगा। रिलीजियस टॉलरेंस मतलब धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सभी धर्म का सम्मान करना, किसी एक धर्म का जो है आपका वर्चस्व नहीं दिखाना है। तो इसका सही आंसर आपका 75 का बी हो जाएगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाना हर धर्म के ऊपर। तो इसके साथ जो है आपका पहला ये सेगमेंट खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। धन्यवाद।